अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बैक पंचेस एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपना डिस्कस करेंगे एओर्टिक डायसेक्शन। अब एओर्टिक से एओर्टा और डायसेक्शन मीन मतलब जो है ना, एओर्टा के अंदर कोई भी ना कट हुआ और ब्लड हमारा उसके अंदर जाना शुरू हो गया, मतलब डायसेक्ट जैसे हम कर रहे होते हैं ना, मतलब चीज़ों को काट रहे होते हैं। इसी तरीके से एओर्टा जो हमें पता है, एओर्टा के अब हमारे पता है हमारे लेयर्स होती हैं। यहाँ पे एक लेयर हो गई मतलब इंटीमल लेयर हो गई, उसके बाद मीडियल लेयर हो गई, उसके बाद एक्सटर्नल लेयर हो गई। अब क्या हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपका कोई भी मतलब वहाँ पे इंजरी हुई। अब हमें पता है क्योंकि हमारा एओर्टा जो है इसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा होता है। तो कोई भी ऐसी भी मतलब प्रेशर की वजह से हो गई या फिर कोई भी वट एवर कॉज, ठीक है, आपके यहाँ पे जो है ना इंटीमा जो है उसके अंदर कोई भी ना कट आ गया। अब कट आया, इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कट आया। अब आपका जो ब्लड यहाँ से यूं करके जा रहा था ना इंटीमा के अंदर से, वो अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत इधर से अंदर जाना शुरू हो गया। आपका ये जो हमारी है ना, ये इंटीमल लेयर और उसके बाद मीडियल लेयर, इन दोनों के दरमियान में चलना शुरू हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इसने आपकी मीडियल लेयर को भी इसने क्रॉस कर लिया, तो फिर क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल लेयर और उसके बाद इन तीनों लेयर्स के अंदर आपका चलना शुरू हो गया। तो जब तक आपका ब्लड जो है वो आपका इन लेयर्स के अंदर अंदर चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, हमारा एओर्टिक डायसेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई भी और प्रॉब्लम हुई तो आपका जो है एक्सटर्नल लेयर जो है उसको भी इसने जो है टीयर कर दिया। अब उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड है वो आपका एओर्टा से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। आपके मतलब अगर थोरेसिक के अंदर है तो आपका थोरेसिक कैविटी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद अगर एब्डोमेन में है तो एब्डोमेन में जाना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये आपका ब्लड अंदर अंदर है इसको हम कहेंगे एओर्टिक डायसेक्शन। जब ये बाहर जाना शुरू हो गया तो इसको हम कहेंगे एओर्टिक रप्चर। ठीक है, तो बाकी हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ना अपने नोट्स को ओपन करके वहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो एओर्टिक डायसेक्शन, हमारी जो एओर्टा है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्ना, उसके बाद मीडिया और उसके बाद इंटीमा। मोस्ट इंडर आपकी होगी इंटीमा, उसके बाद दरमियान वाली मीडिया और उसके बाद लास्ट वाली आपकी होगी एक्सटर्ना या फिर एडवेंटिशिया। अब इस केस में क्या हुआ, आपका कोई भी इंटीमल टीयर हुआ, ठीक है, उसकी वजह से अब क्या हुआ, आपका जो ब्लड है वो आपका मतलब आपकी लेयर्स के अंदर डायसेक्ट करना शुरू हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, एओर्टिक डायसेक्शन। लेकिन जब तक अंदर ही है, लेयर्स के अंदर ही, आपके वेसल के अंदर ही है, इसको हम कहेंगे डायसेक्शन। अगर इसने लेयर को भी क्रॉस कर दिया तो हमारा हो जाएगा एओर्टिक रप्चर। इसकी कॉजेज में देख सकते हैं आप, आपका मोस्ट कॉमन कॉज जो इसके अंदर है वो आपकी है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या हुआ, आपका ज़्यादा ब्लड वहाँ से गुजर रहा है, ज़्यादा प्रेशर के साथ गुजर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका जो है लेयर्स उसको वो जो है मतलब टीयर कर दे। अब अगर इंटीमा टीयर हुआ आपका, उसके बाद जब आपका जो ब्लड है इंटीमा टीयर हुआ, उसके बाद आपका ब्लड जो है वो आपका उसके अंदर जाना शुरू हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एओर्टिक डिसेक्शन। अब होता क्या है, इसके अंदर इंटीमल टीयर हुआ और उसके बाद जो है आपका ब्लड जो है वो आपका जाना शुरू हो गया किधर, आपकी मीडिया और उसके बाद एक्सटर्ना के अंदर ब्लड ट्रैवल करना शुरू हो गया, लेकिन बाहर नहीं निकला। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ब्लड बाहर आपका निकल गया तो उसको हम एओर्टिक डायसेक्शन नहीं कहेंगे, वो हमारा होगा एओर्टिक रप्चर। मोस्ट कॉमन काज इसके अंदर है हाइपरटेंशन। इसके बाद कोई भी ट्रॉमा हो गया वहाँ पे, तो मतलब ट्रॉमा हुआ आपका वहाँ पे, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी जो है इंटीमा जो है उसके अंदर कोई टीयर आ गया और उसकी वजह से आपका पेशेंट चला गया एओर्टिक डायसेक्शन में। इसके बाद बात करेंगे हमारे मतलब कंजेनिटल डिजीजेज में, उसमें हमारी आ जाएगी एहलर डैनलस सिंड्रोम या फिर मार्फन सिंड्रोम। दोनों में क्या होता है, आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब आपके ओवरऑल जो है ना आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई होती है। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी फिब्रिलिन कम होती है, और उसके बाद ये जो हमारा एहलर डैनलस सिंड्रोम है इसके अंदर आपकी जो है डिफेक्टिव कोलेजन प्रोटीन होती है, कोलेजन डिफेक्टिव होती है। तो दोनों में क्या हुआ, आपकी जो है स्ट्रेंथ कम हो गई। अब प्रेशर आपके जैसे ही ब्लड का आपका जो एओर्टा है उसके अंदर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा मतलब गुजरना है वहाँ से। अब इस केस में क्या हुआ, आपकी स्ट्रेंथ ही कम है वहाँ पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका मतलब जो ब्लड है वो आपका डायसेक्ट करना शुरू हो जाएगा और आपका पेशेंट चला जाएगा एओर्टिक डायसेक्शन में। बाकी प्रेगनेंसी में अब ये देखें, आपका इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो एक बॉडी की बजाय 2 बॉडीज़ की तरफ जा रहा होता है, तो इस केस में भी आपका बीपी बड़ा होता है, आपका जो है मतलब पेशेंट एओर्टिक डायसेक्शन में जा सकता है इस केस में भी। बाकी इसके अलावा आपका अगर बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है उस केस में भी आपका ये वाला एओर्टिक डायसेक्शन आ सकता है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स को, तो उसमें आपका मोस्ट कॉमन जो है वो आपका एक तो मेल होना आपका मतलब आपको बता रहा है कि आप भाई एओर्टिक डायसेक्शन में जा सकते हो, बीपी को कंट्रोल करो। और उसके अलावा आपकी जो एज है 40 to 60 ईयर्स हो तो उसमें भी आप एओर्टिक डायसेक्शन में जा सकते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन इसकी देखें तो हमारी 2 तरह की इसके अंदर क्लासिफिकेशन है एओर्टिक डायसेक्शन की, और वो दोनों मतलब ना दोनों साइंटिस्ट दोनों ने अलग अलग कर दी, तो अलग अलग कर दिया। एक हमारी है स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमारी है डीबैक की क्लासिफिकेशन। जी मैं ऐसे करता हूँ, बल्कि इसमें आप ये देख लें, ए फॉर स्टैनफोर्ड है ना, ये हमारी ज़्यादातर वैसे यूज़ होती है स्टैनफोर्ड। इसमें अब ए फॉर है असेंडिंग, तो आपकी बात होगी असेंडिंग की। बी फॉर अब बिलो,
तो इसके लिए आप बात करेंगे डिसेंडिंग की। और डेबैकी की जो है ये हमारी तीन तरह की है। एक में जो है आपने पहले में याद रखना है कि हमारी 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं और बाकियों में एक एक इन्वॉल्व है। ऐसे करता हूँ, फर्स्ट एड को ओपन करके वहाँ से दिखाता हूँ, फिर यहाँ से कर लेंगे। तो ये ऊपर हमारी लिखी हुई है स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, नीचे हमारी है डिबैके क्लासिफिकेशन। स्टैनफोर्ड टाइप ए में क्या हुआ, आपकी सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग एओर्टा जो है वो आपकी इन्वॉल्व हुई। असेंडिंग एओर्टा को अगर इसने इन्वॉल्व किया और उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है ना आर्च को इन्वॉल्व करके आपकी डिसेंडिंग को भी इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन असेंडिंग में आपका क्या है, असेंडिंग एओर्टा से आगे मतलब चलना शुरू हो गया, तो टाइप ए क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे मतलब ये जो हमारी टाइप 1 है डिबैकी की बात की जाए अगर, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो है असेंडिंग एओर्टा भी इन्वॉल्व है, उसके बाद आपकी डिसेंडिंग भी इन्वॉल्व है डिबैके की क्लासिफिकेशन में, और उसके बाद स्टैनफोर्ड की जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका असेंडिंग ही इन्वॉल्व होगा। लेकिन जब बात करें हमारे स्टैनफोर्ड टाइप बी की, तो बी फॉर बिलो, तो आपका बिलो जो है आपकी मतलब आपकी जो डिसेंडिंग एओर्टा है उसको इसने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, तो डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व हुई। और इसके अगर डिबैके की बात की जाए तो इसके अंदर ये है टाइप 3 क्लासिफिकेशन। तो डायग्राम में भी आपको सारा पता चल रहा होगा, टाइप ए के अंदर ये दोनों मतलब दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग इन्वॉल्व हो, और टाइप बी में सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग इन्वॉल्व हो। लेकिन टाइप 1 अगर डिबैके की बात की जाए उसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, टाइप 2 में आपकी असेंडिंग इन्वॉल्व है, और उसके बाद टाइप 3 जो है इसके अंदर आपकी डिसेंडिंग इन्वॉल्व है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे हम अपने सिम्टम्स की, तो आपका जो पेशेंट आपको सिम्टम्स बताएगा ना उसमें सबसे पहले आपका है पेन। अब एओर्टा के अंदर आपका मतलब ब्लड जा रहा है, तो आपकी मतलब आपके बॉडी के अंदर से भी ब्लड कम जा रहा है, मतलब वहाँ पे वो वाले जो इसके एओर्टा के अंदर जा रहा है वो आपकी बॉडी की तरफ से वापस आ नहीं रहा, नीचे से हो सकता है कि बाद में आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आ रहा है, फास्ट ल्यूमेन वहाँ पे बना हुआ है, तो ब्लड वहाँ पे जा रहा है आपका। तो इस वजह से आपका जो पेन है ना, मतलब आपके एओर्टा को वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब जितना ब्लड जाता रहेगा आपका एओर्टा उसी तरीके से वो नीचे की नीचे तरफ जाता रहेगा। तो पेशेंट आपको जो पेन बताएगा वो होगी शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन, ठीक है। उसके बाद ये चेस्ट पेन जो है वो आपकी बैक की तरफ रेडिएट कर रही होगी, और बैक की तरफ भी आपके बिटवीन शोल्डर्स, मतलब आपके जो है ना शोल्डर ब्लेड्स जो हैं उनके दरमियान में आपकी ये जो पेन है ये आपकी रेडिएट कर रही होगी। अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर आपकी ये फॉर एग्जांपल जो है ना हमारी ये जो एओर्टा है इसके अंदर से अब हमारी 3 ब्रांचेज निकल रही होती हैं, ये दूसरी और उसके बाद ये तीसरी। तो ये हमारी पहले होती है ब्रैकियोसेफलिक, उसके बाद होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन। अब अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी असेंडिंग एओर्टा के अंदर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे अगर इसने आपके थोड़ा बहुत ब्रैकियोसेफलिक को यहाँ से मतलब ये आपका आ रहा है, ब्रैकियोसेफलिक को इसने इन्वॉल्व कर लिया, तो अब इस केस में क्या होगा, आपकी ब्रैकियोसेफलिक हमारी राइट साइड पे जो मतलब ब्लड है ना उसको लेके जा रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, बीपी का जो है ना डिफरेंस आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर आप बात करें इसके अंदर, तो अब क्या होगा जब आप पेशेंट का बीपी चेक करेंगे ना दोनों आर्म्स पे, तो आपका बीपी जो है ना वो डिफरेंट आएगा। तो मतलब असेंडिंग एओर्टा के टाइप पे आप असेंडिंग एओर्टा में आपको जो है ना डिफरेंशियल बीपी भी नज़र आ सकता है बोथ आर्म्स में, हमारे राइट साइड पे कम जाएगा और उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो है आपका वो सही से जा रहा होगा, डिफरेंशियल बीपी आ सकता है इसके अंदर। उसके अलावा अगर आपकी जो है डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है, तो नीचे हमें पता है हमारा डिसेंडिंग एओर्टा जो हमारे एब्डोमेन में जाता है, इसके बाद यहाँ से हमारी रीनल आर्टरी यहाँ से हमारी निकल रही होती है, तो रीनल आर्टरी को अगर इसने इन्वॉल्व कर लिया तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस टाइप बन गया यहाँ पे, तो आपकी किडनीज़ की तरफ ब्लड कम जाएगा, तो आपका पेशेंट जो है ओवरऑल जा सकता है रीनल फेलियर की तरफ। इसके बाद अगर ब्रेन की तरफ मतलब आपका जो है ब्लड कम जा रहा है, आपका पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है विद ब्रेन स्ट्रोक। और उसके बाद आपका अगर मतलब ये आपका डिसेंडिंग एओर्टा की अगर बात की जाए, तो अब क्या हुआ, आपके ये ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है, आपके ये यूँ नीचे आपका ये हार्ट है, इसके बाद ये आपका एओर्टा ब्लड लेके जा रहा है। असेंडिंग में हुआ तो अब क्या हुआ, आपका जो ब्लड है वो आपका नीचे के मतलब असेंडिंग के अंदर ही आपका चल रहा है। अब क्या हुआ, अगर इसने थोड़ा बहुत यहाँ से टीयर करके आपकी पेरिकार्डियल जो स्पेस है उसके अंदर आ गया, ठीक है, तो उस केस में अब क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद कार्डियक टेम्पोनेट, और कार्डियक टेम्पोनेट के 3 साइन, डिक्रीज बीपी, इंक्रीज जेवीपी, और उसके बाद डिक्रीज हार्ट साउंड। हार्ट साउंड आपके क्योंकि आपके अंदर इसके अंदर वहाँ पे आपका ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, पानी की तरह बन रहा है, वहाँ पे साउंड आपका कम आएगा, मफल्ड हार्ट साउंड S1 S2 आपके आएंगे। जेवीपी आपकी क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि आपका जो है बैक प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ पे आपका ये जो आपका ये पानी पड़ा हुआ है ये आपके हार्ट को सही से डायस्टोल नहीं करने देगा, बैक प्रेशर आपका बढ़ाएगा, आपका जेवीपी बढ़ जाएगी, और उसके बाद आपका ये जो है बीपी आपका ये कम होगा क्योंकि आपके आगे ही ब्लड कम जा रहा है। तो ये वाले साइन एंड सिम्टम्स थे इसके अंदर। बाकी बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो आपका पेशेंट आपके पास 2 तरह से प्रेजेंट कर सकता है इसमें। एक तो हो सकता है आपका या तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो या फिर अनस्टेबल हो। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपका पेशेंट है स्टेबल,
तो मतलब ये है कि आप उसको बाहर भेज सकते हो कहीं पे, मतलब जाके आपकी ये टेस्ट वगैरह करवा के आओ। तो उसमें आपने पेशेंट का करवा लेना है, चाहे CT एंजियो करवा लेना है या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम करवा लेना पेशेंट का। तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है मतलब एओर्टिक डायसेक्शन हुई है कि नहीं। CT एंजियो में क्या करेंगे, वो एक मतलब कोई भी थोड़ा सा ना, ये क्या कहते हैं इसे, हमारा डाई, वो आपकी बॉडी में डाल देंगे, आपकी वेसल्स जो हैं आपके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, आप पेशेंट को बाहर नहीं भेज सकते, फिर आपने क्या करना है, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियो करवा लेनी है पेशेंट की। वो आप क्या करेंगे, वहाँ पे खुद ही बैठे बैठे मतलब वहाँ पे ना बेड साइड आप कर लेंगे वहाँ पे। उसके बाद अगर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की बात की जाए तो उसके अंदर हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम। और उसके बाद अगर आप करवाते हैं पेशेंट का चेस्ट एक्सरे, तो उसमें अब क्या हो जाएगा, चेस्ट एक्सरे में अब यहाँ पे ब्लड जो है आपका वो आपका बढ़ रहा है मीडियास्टाइनम के अंदर। अगर चेस्ट की बात की जाए तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, मतलब ब्लड के बढ़ने की वजह से आपकी मीडियास्टाइनल वाइडनिंग आपको नजर आएगी। इसके बाद आपने करना क्या है, ओवरऑल आपने पेशेंट का क्या करना है, BP को कंट्रोल करना है। BP अगर कम हो रहा है पेशेंट का, उसको आपने कंट्रोल करना है। अगर स्टैनफोर्ड टाइप A है तो वो आपकी क्या होगी, टाइप A के अंदर आपकी असेंडिंग इन्वॉल्व है, तो असेंडिंग में अब क्या है, वो आपकी नीचे की तरफ आपके जाके हार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। आपके पेशेंट जो है उसके अंदर डायस्टोल आपका कंप्रोमाइज्ड हो सकता है। तो ओवरऑल आपने क्या करना है, टाइप A के अंदर आपने इमीडिएट सर्जरी करनी है पेशेंट की। लेकिन अगर बात करें आप टाइप B की, तो टाइप B में आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप पेशेंट को जो है मेडिकली ट्रीट कर लें या फिर उसकी भी आप सर्जरी कर लें। अगर आप मेडिकली ट्रीट कर रहे हैं तो उस केस में अब यहाँ पे ये देखें कि आपका जो है, मैंने ये थोड़ी सी डायग्राम भी बनाई है यहाँ पे, कि आपका जो है ओवरऑल आपका बढ़ रहा है हार्ट रेट। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पेशेंट को जो क्या दे रहे हो, आप अपने पेशेंट को मतलब उसके अंदर ब्लड ही कम जा रहा है। अगर आप पेशेंट को मतलब वहाँ पे ना वेजोडाइलेटर दे के आप उसकी जो वेसल है उसको आप डायलेट करवाते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, और आपका ब्लड कम आना शुरू हो जाएगा हार्ट की तरफ, आपका पेशेंट जो है उसके अंदर और ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। मतलब आपने क्या किया, आपने पेशेंट के अंदर जो है ब्लड है उसके अंदर हार्ट की तरफ जो जा रहा है, आपने उसको कम कर ज़्यादा और करवाया। उस केस में क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए आपका हार्ट जो है वो अपने अपने अंदर टैकीकार्डिया करवा लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अब क्या करना है आपने इसमें अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो पेशेंट को देना है लेबिटोलॉल। उससे क्या होगा, आपका वो बीटा ब्लॉकर है, आपके हार्ट रेट को वो कम करवा देगा। हार्ट रेट आपका कम हुआ, अब उसके बाद आप क्या कर दें, पेशेंट को वेजोडाइलेटर दे दें। वेजोडाइलेटर देंगे, उसकी वेसल डायलेट हो जाएगी और उसकी वजह से आपका जो है ब्लड वहाँ पे जाना कम हो जाएगा। बाकी ऐसे करते हैं, एक दफ़ा फर्स्ट एड को ओपन करके वहाँ से देखते हैं। तो हमारा क्या हुआ, इंटीमल टीयर हुआ और उसके बाद हमारी फास्ट ल्यूमेन बन गई, ब्लड हमारा उसके अंदर डायसेक्ट करना शुरू हो गया, एओर्टिक डायसेक्शन हो गई। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व की तरफ हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यू की कोई भी प्रॉब्लम हो, मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डायनेस सिंड्रोम, उसकी वजह से हो सकती है। और इसके अंदर होगा क्या, टीयरिंग चेस्ट पेन होगी और होगी आपकी सडन ऑनसेट चेस्ट पेन, और उसके बाद आपकी रेडिएट कर रही होगी बैक की तरफ। और उसके साथ साथ अगर आपका जो है BP जो है वो भी आपका डिफरेंशियल हो सकता है, मे बी मार्केडली अनइक्वल BP इन आर्म्स। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो मीडियास्टाइनल वाइडनिंग नज़र आएगी आपको। उसके बाद अगर मतलब आपके, क्योंकि ओवरऑल इसके अंदर ब्लड आपका जो है कम जा रहा है, कार्डियक आउटपुट आपकी कम जा रही है, तो आपका इस्कीमिया और उसके बाद आपका जो है आपका एओर्टा जो है उसके रप्चर के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल अगर आपका रप्चर हो गया तो ब्लड ही आपका बाहर जाना शुरू हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। टाइप A की अगर बात करें स्टैनफोर्ड की, उसमें आपकी असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होगी और आपकी असेंड करके ये आपकी आर्च तक जा सकती है, डिसेंडिंग तक भी जा सकती है। और इस केस में आपने क्या करना है, इमीडिएट सर्जरी करवानी है पेशेंट की। उसके बाद अगर आपकी आती है ये टाइप बी में आपने क्या करना है, बीटा ब्लॉकर देनी है। लेकिन उससे पहले आप मतलब बीटा ब्लॉकर और उसके साथ साथ आप वेजोडाइलेटर देते हैं। अब वेजोडाइलेटर देने के लिए आपने क्या करना है, वही मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे आप वेजोडाइलेटर देंगे। वेजोडाइलेटर से अब क्या हो जाएगा, आपका जो है ब्लड जो है वो आपका हार्ट की तरफ कम हो जाएगा। अब क्या करेगा, हार्ट अपने आप के अंदर टैकीकार्डिया करवा लेगा। आपने क्या करना है, टैकीकार्डिया से बचने के लिए, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया से बचने के लिए, ये रिफ्लक्स टैकीकार्डिया से बचने के लिए आपने पहले क्या करना है, लेबिटोलॉल दे देना है। बीटा ब्लॉकर दे दिया तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो है हार्ट रेट वो आपका कम कर देगा, डिक्रीज हार्ट रेट। अब क्या करें, आपका हार्ट रेट कम हुआ, अब आप पेशेंट को वेजोडाइलेटर दे दें। वेजोडाइलेटर से अब ये जो आपका रिफ्लक्स टैकीकार्डिया हो गया, आपका पेशेंट मतलब जो कंडीशन वर्स होनी थी वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो इसके अंदर यही बाकी